Brought to you by Mrs. Bectors. आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है मध्यम गति से। मामले की जांच के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने 6 सदस्यों की एक टीम बनाई है। इसे लीड करेंगे चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार। चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा के आला अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन अधिकारियों का नाम आईपीएस पूरन ने अपने आखिरी नोट में लिखा था। आरोप भेदभाव, जिसमें जाति के आधार पर भेदभाव और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना भी था। इंडिया टुडे की कमलजीत कौर के मुताबिक जिन 13 अधिकारियों के नाम लिखे गए उनमें 9 आईपीएस और 2 आईएएस अधिकारी हैं। इसमें हरियाणा की डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम भी है। आरोप है कि उन्होंने अपना एरियर तो 1 जनवरी 2015 पर हासिल कर लिया, लेकिन जब पूरन कुमार ने नियमानुसार एरियर की मांग की तो उन्हें बेइज्जत किया गया, एरियर रुकवा दिया गया। ये भी खबरें चल रही हैं कि किस तरह से शत्रुजीत ने लगातार पूरन कुमार को हैरेस करने की कोशिश की, कभी ट्रांसफ़र के नाम पे, कभी पोस्टिंग के नाम पर, कभी बुनियादी जो एक आईपीएस अधिकारी को सुविधाएं मिलती हैं उसके नाम पर। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि एक सिपाही के बयान के आधार पर पूरन कुमार के खिलाफ तो फटाक से एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद और उनके आईएएस पत्नी के एफआईआर के लिए एप्लीकेशन देने के बाद भी घंटों का, दिनों का वक्त लगा। नायब सैनी की सरकार किन अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है, इनमें कौन कौन से नाम हैं आईएएस में, आईपीएस में, इस पर हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। जरा इन अधिकारियों के नाम देखिए जिन पर एफआईआर हुई है आखिरकार। संजय कुमार एडीजीपी 1997 बैच, पंकज नैन आईजीपी 2007 बैच, कला रामचंद्रन आईपीएस 1994 बैच, संदीप खिरवार आईपीएस 1995 बैच, सुभाष कविराज आईपीएस 1999 बैच, मनोज यादव पूर्व डीजीपी आईपीएस 1998 बैच, पीके अग्रवाल पूर्व डीजीपी आईपीएस 1988 बैच, टीवीएसएन प्रसाद आईएएस 1988 बैच, राजीव अरोड़ा आईएएस पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार और अमिताभ ढिल्लो एडीजीपी। इन पर लगे आरोपों को हमने जाना साथी पत्रकारों से। इंसिडेंट जो सबसे ट्रिगर करता है, जहां पर इनको ठेस लगी मन पर, वो था अगस्त 2020 का, जब ये एक शहजादपुर अंबाला के अंदर एक मंदिर में जाते हैं, मंदिर को इस्टेब्लिश करते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, और शिवलिंग वहां पर इनकी ओर से स्थापित किया जाता है। लेकिन उस पर मनोज यादव, जब उस समय के जो डीजीपी थे, उन्होंने इन्हें शोकोज नोटिस किया, इन्हें डीओ लेटर्स भेजे, इनसे जवाब मांगा। जाति के आधार पर जाति सूचक शब्द इनको बोले गए, टिप्पणियां की, गाली गलौज तक इनसे की गई। ये इनका आरोप इनकी पत्नी की ओर से भी एक पुलिस शिकायत जो चंडीगढ़ पुलिस में दी गई उसमें भी ये लगाया गया है। उससे सबसे ज्यादा ठेस इनके मन पर पहुंची। इससे पहले आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार ने मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही केस में दर्ज एफआईआर नंबर 156 में सुधार करने की भी मांग की। इसको लेकर आईएएस अमनीत ने चंडीगढ़ पुलिस को एक खत भी लिखा है। दावा किया कि पुलिस ने उन्हें जो एफआईआर कॉपी दी उसमें सिग्नेचर नहीं है, जरूरी जानकारियां जैसे आरोपियों के नाम और दूसरी डिटेल मिसिंग है। अमनीत के मुताबिक एफआईआर में SC/ST एक्ट की धाराएं कमजोर कर दी गई हैं, जिसे सही करने की भी मांग की। एक सीनियर अधिकारी की मौत के बाद हरियाणा पुलिस महकमे में चुप्पी है। एफआईआर में नामजद अधिकारियों में से किसी का भी अभी तक औपचारिक बयान नहीं आया। खबरें बता रही हैं कि कुछ ने अपने लेवल पर कानूनी सलाहकारों से राय ली है। अधिकारी भले चुप हों, लेकिन नेताओं की एंट्री हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आईपीएस पूरन की मौत को सामाजिक जहर का प्रतीक बताया, जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। बयान कांग्रेस और आपके और नेताओं के भी आए। उन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए। पति पत्नी दोनों सीनियर अफसर हैं, एक आईएएस अफसर है, एक पुलिस अफसर है, और इन्होंने इस बात को एक बार नहीं बार-बार उठाया है और इनके साथ न्याय नहीं हुआ। तो एक दिन की बात तो है नहीं कि एक दिन कुछ हुआ हो और एक दिन अन्याय हुआ हो किसी के साथ। ये तो लंबी कहानी है। अब उम्मीद इस सरकार से न्याय की जा रही है, जिन्होंने खुद इतना बड़ा अत्याचार किया है, पर उम्मीद पर दुनिया कायम है। भाजपा का रिकॉर्ड तो कोई है नहीं, ना न्याय का है, ना न्याय दिखाने का है। जो एक गरीब दलित परिवार से मेहनत से, काबिलियत से इस मुकाम पर पहुंचे थे, उनको मजबूर किया। वो उन्होंने जिस तरीके से उनकी डेथ हुई है, ये अपने आप में सिस्टम पे बड़े सवाल खड़े करते हैं। और मेरा तो भारत सरकार से सवाल है कि देश किस तरफ लेके जा रहे हो आप। हरियाणा सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी का भी बयान आया। बोले, मामला कॉम्प्लिकेटेड है, इस तरह एक सफल अधिकारी का जाना दुखद है। अब क्या परिस्थितियां रही, क्या मामले रहे, क्योंकि सारा मामला भी
बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कुछ इस पर अभी कहने की आवश्यकता नहीं। जो भी कार्रवाई बनती है, जिसके खिलाफ बनती है, वो पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस कर रही है। इसमें हरियाणा का बहुत ज़्यादा कोई रोल रहने वाला है नहीं, क्योंकि मामला सारा चंडीगढ़ का है। परंतु वो अधिकारी हमारा था और मेरे तो समाज का ही था वो, तो दुखद है, एक काबिल अफसर था। अब सारी परिस्थितियां, सारी डिटेल बाद में जब आएगी, अब कोई कार्रवाई बनेगी, उसकी क्या छानबीन होगी, उसमें सारी बातें तब आएंगी। आप समझिए, जब एक आईएएस अधिकारी को दुरुस्त एफआईआर लिखवाने में इतनी दिक्कतें आ रही हैं अपने पति की मौत में न्याय पाने के लिए, तो एक आम आदमी क्या उम्मीद कर सकता है। ये हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली तीसरे टर्म की नायाब सैनी सरकार है। सरकार जो राजनीतिक ऊर्जा पाती है केंद्र से। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, अमित शाह गृह मंत्री और मनोहर लाल खट्टर नायाब सैनी के पॉलिटिकल मेंटर। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आई कि पीएमओ इस मामले पर निगरानी बनाए हुए है, लेकिन अभी तक डीजीपी शत्रुजीत कपूर या बाकी अधिकारी जिन पर गंभीर इल्जाम लगे हैं, उन पर कोई फौरी कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। ऐसे में हम मौत की सही जांच की उम्मीद करें। क्या इसमें कोर्ट के दखल की ज़रूरत है ताकि मॉनिटरिंग दुरुस्त ढंग से हो? जो भी अपडेट होंगे हम आपको लगातार बताते रहेंगे। दूसरी सुर्खी में है, कफ सिरप से हो रही मौतें सबकी पारदर्शी तरीके से जांच हो, ये मांग करती एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची और रद्द हो गई। याचिकाकर्ता थे विशाल तिवारी, मौत की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रहे थे। दलील दी, देश में टेस्टिंग का एक तय नियम नहीं, कई राज्यों में बैन लगा, फिर भी विवादित कफ सिरप बाजार में बिकता रहा। सिस्टम को व्यापक सुधार की जरूरत है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक मेहता बोले, हर बार जब कुछ होता है तिवारी बिना पूरी जानकारी के कोर्ट चले आते हैं। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश जैसे राज्य समस्या को हल करने के लिए कदम उठाएंगे, हमें भरोसा करना चाहिए। दलीलें सुनने के बाद सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने याचिका खारिज कर दी। इस मामले से जुड़े और भी अपडेट हैं। कफ सिरप से हुई मौत ने तमिलनाडु के ड्रग रेगुलेशन सिस्टम की कमियों को उजागर किया। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग के हवाले से रिपोर्ट छपी। पिछले साल बताया था कैग ने कि 2016-17 से लेकर 2020-21 के बीच तमिलनाडु में दवा जांच और सैंपल टेस्टिंग के टारगेट कई दफा पूरे नहीं हुए। मसलन 2016-17 में करीब 1 लाख जांच होनी थी, पर हुई केवल 66,331। बाद के वर्षों में भी 38 से 40% जांच नहीं हुई। यही हाल सैंपल कलेक्ट करने में दिखा। 2016-17 से 2020-21 के दरमियान हर साल औसतन 50% की कमी देखी गई। दिक्कत इतनी नहीं है, ड्रग कंट्रोल विभाग में जितने कर्मचारियों की जरूरत है उससे 34% कम कर्मचारी काम कर रहे हैं। कैग ने 1 अगस्त 2024 को अपनी ऑडिट रिपोर्ट तमिलनाडु सरकार को दी थी। रिपोर्ट 10 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु विधानसभा में पेश की गई। इसकी माने तो अगर तमिलनाडु में नियमित जांच होती, कैग की चेतावनी पर ध्यान दिया जाता, तो शायद हादसा टल जाता। कुल जमा बात ये कि देश की सेहत सुधर जाए अगर जांच में लगी एजेंसी अपना काम दुरुस्त कर लें, और उम्मीद हम कर ही सकते हैं नागरिक के तौर पर। अगली सुर्खी, एशिया कप की ट्रॉफी भारत को कब मिलेगी, सवाल अब तक अधर में है। ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल की दुबई मुख्यालय में है। इसे कब्जाए बैठे एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। नया फरमान आया। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नकवी बोले उनकी मंजूरी के बिना ट्रॉफी को कोई टच भी नहीं करेगा, सौंपना तो दूर की बात। उन्होंने साफ किया कि भारत या बीसीसीआई को जब भी ट्रॉफी देनी होगी तो वही देंगे। अब देखते हैं अपनी जीती हुई ट्रॉफी को लेने के लिए बीसीसीआई क्या कदम उठाती है। अगले महीने होने वाली आईसीसी की बैठक में ये मुद्दा उठाया जाएगा। ढीठ नकवी को अध्यक्ष पद से हटाने की भी मांग हो सकती है। अगली सुर्खी, शांति के नोबेल प्राइज का ऐलान हो गया। पीस प्राइज पगलू डोनाल्ड ट्रंप को यह नहीं मिला। नोबेल कमेटी ने अपने नाम की नाक बचा ली। नोबेल पीस प्राइज इस दफा वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचादो को मिला है। उन्हें वेनेजुएला के लोगों के लिए डेमोक्रेटिक राइट्स को बढ़ावा देने, न्याय और शांति के रास्ते पर चलकर तानाशाही के सामने लोकतंत्र का संघर्ष करने के लिए सम्मान मिला। 58 साल की मारिया वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता हैं। बीते साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में उनके खड़े होने पर बैन लग गया। दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई। फिलहाल वो छिप कर रह रही हैं। अवार्ड मिलने पर खुशी उन्होंने जाहिर की। उनकी पूरी कहानी और नोबेल पीस प्राइज मिलने का सफर आप आज के हमारे ग्लोबल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा।